वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 24 और ये रहेगा लाइट के रिलेटेड लास्ट लेक्चर। और ये लेक्चर के बाद हम देखेंगे आखिरी चैप्टर जो मेंशन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये वाला लेक्चर जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। और मैं कहूँगा अभी तक का ये लाइट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि ये वाले लेक्चर में जो भी मैं मेंशन करूँगा, जो भी मैं बोलूँगा, एक एक पॉइंट बाई इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन। और मैंने आपको वहाँ पे बोला था कोई भी, अगर ये है इंटरफेस और ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2, अगर ये है नॉर्मल, ये आई इंसिडेंट लाइट। मैंने आपको बोला था जब भी इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करती है इंटरफेस पे तो 3 थिंग्स हैपन देयर। पहली थिंग, a part of light will get reflected, हुई by reflected. Next, a part of light will get absorbed and a part of light will get refracted. तो 3 फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पे या तो रिफ्लेक्शन होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा, या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, यहाँ पे 2 फंडे हैं। यहाँ पे एक तो रिफ्लेक्शन का फंडा होगा और फिर होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फंडा। अब ये क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, चलिए देखते हैं। ये हम मानते हैं अगर ये है कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये है भाई कोई ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और ये है भाई कोई ऑप्टिकली रियरर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड रियरर मीडियम, ठीक। और यहाँ पे है लाइट का सोर्स, यहाँ पे है कोई टॉर्च या एनीथिंग एल्स, कुछ भी जहाँ से लाइट आ रही है। ये हमें पता है जब भी लाइट नॉर्मल आएगी, स्ट्रेट नॉर्मली आएगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई 0 होगा। तो वहाँ पे ना तो रिफ्लेक्शन होगा ना ही रिफ्रैक्शन, ये हमें पता है। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन चाहिए, हमें एंगल ऑफ आई को बढ़ाना होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमें बढ़ाना होगा। तो ये आई पहली रे और यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, एंगल आई यहाँ पे बन रहा है। तो ये वाली रे में क्या होगा, ये वाली रे में देखिए ये आई इंसिडेंट रे नंबर 1, ये वाली रे में कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा इनटू मीडियम 2 और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा बैक इनटू मीडियम 1। फिर अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो फिर रे क्या हुई, रे हुई यहाँ पे रिफ्लेक्ट और अ पार्ट ऑफ द रे विल गेट रिफ्रैक्टेड। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, हम एंगल को बढ़ा रहे हैं। तो हम एंगल को बढ़ा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना, देखिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वो 90 डिग्री होगा। वो क्या होगा भाई, वो होगा 90 डिग्री। देखिए ये है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये वाली रे जो आपको दिख रही है ना, ये वाली रे क्या बना रही है, ये बना रही है, देखिए यहाँ पे अगर विथ नॉर्मल देखें, अगर विथ नॉर्मल तो यहाँ पे क्या बन रही है 90 डिग्री एंगल, ये रे बना रही है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। तो रिफ्रैक्टेड रे क्या बना रही है भाई 90 डिग्री एंगल। तो ये वाली एंगल पे क्या होगा, ये वाली एंगल पे अब रिफ्रैक्शन फर्दर नहीं होगा, तो क्या होगा, खाली रिफ्लेक्शन होगा, खाली रिफ्लेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, खाली रिफ्लेक्शन, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो जाएगी 90 एंगल के थ्रू, ठीक, वो बनाएगी 90 डिग्री एंगल विथ नॉर्मल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब when light travels from denser to rarer medium। तो पहला पॉइंट क्या है, डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए लाइट, इंपॉर्टेंट, एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक, बट पर्टिकुलर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। बट यहाँ पे ये वाले पर्टिकुलर एंगल पे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाली एंगल को हम बोलेंगे ये होगा भाई क्रिटिकल एंगल, यानी कि ये वाली एंगल को हम बोलेंगे ये क्या होगा भाई, ये होगा क्रिटिकल एंगल। यानी कि इस टाइम हम बोलेंगे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंस होगा वो होगा इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस एंगल, यानी कि हम बोलें व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगी ना एंगल क्रिटिकल एंगल के, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे क्या बना रही है 90 डिग्री एंगल। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगी क्रिटिकल एंगल, वहाँ पे सिर्फ क्या होगा भाई, लाइट खाली रिफ्लेक्ट होगी और कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। और यही फिनोमिना को क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहले हमने, अगर ये है पहले नॉर्मल, ठीक, ये है पहले नॉर्मल, ये हमने लगाई यहाँ पे लाइट, ठीक, ये लगाई हमने लाइट, तो ये लाइट में रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्रैक्शन, फिर हमने एंगल चेंज किया, फिर रिफ्रैक्शन होगी और रिफ्लेक्शन, फिर हमने एंगल चेंज किया, फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगी। बट जो ही एंगल बनी ना 90 डिग्री, जो ही एंगल बनी ना 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जब एंगल आई होगी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, जब एंगल आई होगी क्रिटिकल एंगल, तो वहाँ पे क्या होता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है ना, तो ये वाले पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप ज़रा सा भी अब एंगल बढ़ाओगे ना, तब जाके कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बल्कि खाली रिफ्लेक्शन ही होगा। और ये फिनोमिना को हम बोलते हैं भाई, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए मेन पॉइंट ये है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल के। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बल्कि आपको एप्लीकेशंस पूछी जाएंगे रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यहाँ पे मिराज, पहली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मिराज। मिराज क्या होता है, अब लाइक आप कहाँ पे हो, आप कोई रेगिस्तान में हो, यानी कि जहाँ पे सैंडी फील्ड है, आप कोई रेगिस्तान में जा रहे हो, और वहाँ पे क्या होता है, चाहे आप कार में हो या फिर एनीथिंग एल्स, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ थोड़ी दूरी पे क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचोगे, आपको वहाँ पे पानी नहीं दिखेगा, अब आपको ये वाली दूरी पे दिखेगा। जब आप यहाँ पूछोगे तो आपको ये वाली दूरी पे दिखेगा पानी, लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं होगा। तो ये मिराज, या हम बोलें धोखा, एक टाइप का धोखा। तो मिराज जो होता है ना, ये होता है भाई ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यही फिनोमिना होती है कहाँ पे, वहाँ पे जो मिराज होता है। जनरली जब आपने कहीं पे रोड पे भी जब आपने ट्रैवल किया होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा फ्रंट पे बैठ के कि जब आप गाड़ी में चल रहे हो तो आगे रोड पे आपको दिख रहा है कहीं पानी गिरा हुआ होता है, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो वहाँ पे पानी नहीं होता है। वही होता है भाई मिराज, और ये मिराज होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या हम बोलें TIR के कारण। नेक्स्ट हो गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं ना, वो वर्क करते हैं ऑन द बेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट होगी ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड। जो डायमंड की चमक होती है ना, वो भी होती है ड्यू टू, हमें वो चमक दिखती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट रेनबो। रेनबो मैंने बोला था आपको कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड वहाँ पे मैंने आपको बोला था डिस्पर्शन। तो यहाँ हम बोलें ये होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट हो गया भाई पेरियोस्कोप। पेरियोस्कोप भी है जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पांचों काफ़ी बार पूछे गए हैं डिफरेंट पेपर्स में, और पेरियोस्कोप तो लास्ट ईयर RRB के पेपर में पूछा गया था। पेरियोस्कोप क्या होता है, पेरियोस्कोप की शेप यूँ होती है, ये होता है रॉड लाइक, यूँ होती है पेरियोस्कोप की शेप, देखिए यूँ होती है पेरियोस्कोप की शेप। और ये क्या करता है, आप मानिए ये है यहाँ पे कोई सबमरीन बॉडी, या आप यहाँ पे हो पानी के अंदर, आप पानी के अंदर तैर रहे हो, आप पानी के अंदर तैर रहे हो, और ये है टॉप लेयर ऑफ द सी, या कोई भी वाटर बॉडी की टॉप लेयर। और अगर आपको देखने हैं बाहर क्या हो रहा है, बाहर के ऑब्जेक्ट लोकेट करने हैं, तो आपको यहाँ से झांकना होगा और आपको यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये हो गया भाई पेरियोस्कोप। तो ये भी क्या वर्क करता है, ये भी वर्क करता है ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी एक बीम ऑफ लाइट को हम पास करें थ्रू ए कोलाइडल सोल्यूशन, थ्रू ए कोलाइडल सोल्यूशन, या हम बोलें थ्रू ए सस्पेंशन, तो वहाँ पे क्या होती है, लाइट जो होती है वो स्कैटर्ड होती है ऑल अराउंड। तो वही होता है बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइक यहाँ पे एक लाइट आ रही है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक करती है,
तो ये लाइट क्या कर रही है, ये चारों ओर फैलती है, ये चारों ओर फैलती है। तो यही होता है बाई स्कैटरिंग, यही होता है बाई स्कैटरिंग। लेट यहाँ पे है कोई टॉर्च, यहाँ पे है कोई टॉर्च, और ये लाया आपने यहाँ पे वाटर का गिलास, ये लाया आपने वाटर का गिलास, और ये आपने वाटर के साइड में रखा कुछ कोलाइडल फ्लूइड, या मैं बोलूँ यहाँ पे रखा आपने मिल्क प्लस वाटर। तो जब आप लाइट यहाँ पे पास थ्रू करोगे ना, तो यहाँ पे आपको लाइट नहीं दिखेगी ये वाले वाटर के गिलास में, और ये वाले जो मिल्क प्लस वाटर है ना, यहाँ पे आपको लाइट दिखेगी, और यहाँ पे आपको लाइट दिखेगी। लाइट क्यों दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे ना, उनका साइज बड़ा होगा, और जब लाइट इन पार्टिकल को स्ट्राइक करेगी ना, तो वो रिफ्लेक्ट होगी चारों ओर, वो रिफ्लेक्ट होगी चारों ओर, और यही फिनोमेना को हम बोलते हैं भाई, ये होती है भाई स्कैटरिंग, ये होती है भाई स्कैटरिंग। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, क्योंकि लाइट एक पॉइंट पे आ रही है। देखिए ये पॉइंट पे स्ट्राई करने के बाद लाइट हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये हो गया स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की एप्लीकेशन सब इंपॉर्टेंट है, ये वाले टॉपिक में इम्पॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में इनको पूछा गया है। तो एप्लीकेशन क्या है, जो आपको ब्लू कलर ऑफ स्काई दिखता है ना, वो होता है बाई स्कैटरिंग। या रेड कलर ऑफ सिग्नल जो आपको दिखता है ना, रेड कलर ऑफ सिग्नल, वो आपको दिखता है ड्यू टू स्कैटरिंग। और ये क्वेश्चन भी आया था, जो रेड कलर का रेड कलर को हम यूज़ करते हैं जनरली कहाँ पे, डेंजर में। तो वो क्यों होता है, ताकि वहाँ पे स्कैटरिंग होती है रेड कलर की, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे स्कैटरिंग होती है। या आपको एट सनराइज या सनसेट आपको रेडिश कलर दिखता है ना, वहाँ पे सन का रेडिश कलर कुछ, तो वो भी होता है ड्यू टू स्कैटरिंग। या हम बोलें अगर एटमॉस्फेयर ना हो, तो ब्लैक कलर ऑफ स्काई जो होगा वो होता है ड्यू टू स्कैटरिंग। या हम बोलें रामन इफेक्ट एंड टेंडॉल इफेक्ट। रामन इफेक्ट क्या होता है, रामन इफेक्ट होता है वही, जब आप कोई भी सोल्यूशन के थ्रू लाइट पास करो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लाइट की जो वेव लेंथ है ना, वो चेंज होती है ज्यूरिंग स्कैटरिंग, तो वो हो गया रामन इफेक्ट। और टेंडॉल इफेक्ट जो मैंने आपको अभी यहाँ पे मेंशन किया ना, अगर आप कोई कोलॉइडल या फिर सस्पेंशन सोल्यूशन लोगे, तो वहाँ पे आपको लाइट दिखेगी, तो वो हो गया भाई टेंडॉल इफेक्ट। तो ये हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग, अच्छे से याद इनको रखना होगा, क्योंकि काफ़ी बार इनको पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस हैं या फिर पोलराइजेशन है या फिर डिफ्रैक्शन, ये हैं टॉपिक्स ऑफ यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स, ठीक। और जनरली जो लाइट होती है ना, हम बोलते हैं भाई ये होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ जो लाइट होती है, जब आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, ठीक, वहाँ पे मैंने वेव्स के लेक्चर में वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था कि लाइट जो होती है वो बिलोंग करती है विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। और जो लाइट की वेव लेंथ है, ये याद रखिए, लाइट की वेव लेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। और जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो होती है जनरली 10⁻15 हर्ट्ज लाइट की, ठीक। ये हम बोलते हैं कहाँ पे, वेव नेचर में। और वेव नेचर में हम एक और चीज़ मान के चलते हैं कि जो लाइट वेव्स होती है ना, वो होती है भाई ट्रांसवर्स। वो क्या होती हैं भाई, वो होती हैं ट्रांसवर्स। अब देखते हैं यहाँ पे इंटरफेरेंस हम बोलते हैं, ये होती है फिनोमिना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ये हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। देखिए ये लाइट वेव और ये लाइट वेव, देखिए ये क्या कर रही है, ये सुपर इम्पोज कर रही हैं, और वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं भाई इंटरफेरेंस। इन इंटरफेरेंस जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो एनर्जी होती है वो होती है कंजर्व्ड। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इंटरफेरेंस में एनर्जी जनरली क्या होती है, कंजर्व होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो थिन फिल्म्स होते हैं ना, जो थिन फिल्म्स होते हैं वो कलर शो करते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो ये हो गया इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वाइब्रेशंस को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वाइब्रेशंस जो कि लाइट में वाइब्रेशंस होते हैं, हमने आपको बोला था एनर्जी भी एक्चुअली में क्या होती है, वेव जो होती है वो होती है वाइब्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी के कारण। तो
यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वाइब्रेशन होती है ना लाइट की, इनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाई इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए ये है लाइट की, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में आ रही है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइट को हम एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे लाइट की वाइब्रेशन को इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट इसके लिए हमें चाहिए कुछ यहाँ पे देखिए ये चाहिए हमें, ये है यहाँ पे एक पोलराइजर। तो जब भी लाइट जाएगी ना पोलराइजर के थ्रू, तो वहाँ पे जो लाइट की जो वाइब्रेशंस होंगी ना वो रिस्ट्रिक्ट होंगी एक ही डायरेक्शन में। तो ये होता है भाई पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये हो गया भाई पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ना, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बोला था ये शो करता है भाई ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को। हमने बोला था जो लाइट वेव होती है वो होती है, एक तो कहाँ पे आती है, एक तो आती है भाई ट्रांसवर्स वेव्स की कैटेगरी में, और आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में। तो वहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन भी हुआ होगा, बट ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि लाइट आल्सो शोज ट्रांसवर्स नेचर। तभी हम लाइट को ट्रांसवर्स वेव्स की कैटेगरी में भी पुट अप करते हैं, ना कि लॉन्गिट्यूडनल में। तो जो साउंड वेव्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, साउंड वेव्स डोंट शो पोलराइजेशन। और ये दोनों पॉइंट पूछे गए हैं स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में, ये दोनों पॉइंट पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है जनरली बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट देखिए यहाँ पे ये वाली फिगर में देखिए ये लाइट आ रही है, और देखिए ये लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड हो रही है। ये लाइट यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड हो रही है। जब चारों ओर लाइट फैलेगी ना तो वो होता है स्कैटरिंग। जब लाइट अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेगी वो होता है रिफ्लेक्शन। और जब लाइट नेक्स्ट मीडियम में इंटर करेगी, पाथ या बेंडिंग होगी, तो वो होता है रिफ्रैक्शन। लेकिन जो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है, तो ये होता है भाई डिफ्रैक्शन, ये होता है भाई डिफ्रैक्शन। और जब चारों ओर हो रही है तो वो होता है भाई स्कैटरिंग, वो होता है स्कैटरिंग। और जो डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है ये दोनों में पाई जाती हैं, चाहे साउंड वेव हो या फिर लाइट वेव, उस दोनों में क्या पाई जाती है, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी, डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमन आई। नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपको एक ह्यूमन आई दिख रही है, ये है हमारी ह्यूमन आई, ये है यहाँ पे हमारी ह्यूमन आई। तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में क्या होता है, ह्यूमन आई में काफ़ी पार्ट्स लगे हुए होते हैं, ह्यूमन आई में काफ़ी पार्ट्स लगे हुए होते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है जहाँ से लाइट इंटर करती है भाई, वो होता है जनरली कॉर्निया, वो होता है भाई कॉर्निया, जहाँ से लाइट क्या करती है, जहाँ से लाइट इंटर करती है। और नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये है यहाँ पे लेंस, ये है यहाँ पे लेंस, ठीक। और जो लेंस होती है ना ये लोकेटेड कहाँ पे होती है, ये होती है बिहाइंड आइरस। देखिए यहाँ पे ये है आइरस, ठीक। और लेंस कहाँ पे लगी हुई होती है, ये लगी हुई होती है बिहाइंड आइरस, बिहाइंड आइरस। तो लेंस का काम क्या होता है ये हम देखेंगे आगे जाकर। तो पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही समझते हैं। पहला पुपिल, फिर मैंने बोला कॉर्निया के थ्रू लाइट आती है, फिर आइरस, आइरस के बाद क्या आता है, आइरस के बाद आता है भाई लेंस। और यहाँ पे कुछ वाटरी फ्लूइड लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं भाई, यहाँ ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं भाई एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे लगा हुआ होता है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ होता है एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे लगा हुआ होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम यही होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रंट को प्रोवाइड करे। जो भी इनर पार्ट ऑफ आई है ना, इनर पार्ट ऑफ आई, वहाँ पे क्या करे, वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रंट वहाँ पे पहुँचाए, वहाँ पे पहुँचाए। और ये देखिए आपको सेलिरा यहाँ पे दिख रहा है, जो सेलिरा है ये होता है भाई, ये आउटर मोस्ट, जो आपको आउटर मोस्ट लेयर दिख रही है ना, ये होती है सेलिरा। यहाँ हम बोलें ये आपको दिख रही है, ये है आई बॉल। तो हम बोलें जो सेलिरा होता है ये होता है भाई ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल। और आई बॉल क्या करती है, जनरली आई बॉल प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट आवर आई फ्रॉम इंजरी। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट आवर आई फ्रॉम इंजरी। और जनरली ये राउंड शेप्ड होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, या यहाँ पे आपको दिख रहा है रेटिना। रेटिना में क्या होता है, रेटिना में जनरली इमेज फॉर्म होती है, रेटिना में क्या बोलते हैं हम, इमेज फॉर्म होती है। और इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग हम बोलें, या रेटिना हम बोलें कि ये होती है इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग, ठीक।
एट द बैक ऑफ द आई बॉल, यानी कि आई बॉल के बैक में जो इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग है वो क्या होती है भाई, वो होती है भाई रेटिना, वो होती है भाई रेटिना। ठीक, लेंस हमने देखा, लेंस कहाँ पे है लोकेटेड, बिहाइंड द आइरस। और पुपिल क्या है, जो पुपिल होता है ये होता है भाई होल एट द सेंटर ऑफ द आइरस, यानी कि आइरस के सेंटर में जो होल होता है ना भाई, वो होता है भाई पुपिल, वो होता है भाई पुपिल, वो होता है भाई पुपिल। तो यहाँ पे देखते हैं वर्किंग। वर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो जनरली कहाँ से पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे फ्रॉम वर्किंग। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइट इंटर्स आई थ्रो कॉर्निया, ये काफ़ी बार आया है। तो आपको पूछा जाएगा कि लाइट इंटर कर रही है हमारी आई को थ्रो कॉर्निया, आइरस, पुपिल या रेटिना। तो ये याद रखिए, लाइट इंटर करती है थ्रो कॉर्निया, लाइट इंटर करती है भाई थ्रो कॉर्निया, ये है कॉर्निया, कॉर्निया के थ्रू, यहाँ पे देखिए कॉर्निया के थ्रू ही लाइट क्या करती है, इंटर करती है हमारी आई को। और नेक्स्ट जो होता है आइरस, आइरस जो होता है जनरली ये होता है डार्क मस्कुलर डायफ्राम। ये क्या करता है, आइरस का काम होता है ये कंट्रोल करता है हम साइज ऑफ पुपिल को, जो साइज ऑफ पुपिल होता है ना उसको कंट्रोल करता है भाई कौन, उसको कंट्रोल करता है भाई आइरस। ये होती है आइरस की फंक्शन। जो भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, ऑलमोस्ट हर एक पेपर में इनको पूछा गया है। जो भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, जो भी आपको दिख रहा है, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है भाई, गोल्ड है ये, पूरा गोल्ड। पुपिल, पुपिल क्या करता है, पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, यानी कि कितनी लाइट हमें चाहिए उसको कौन रेगुलेट करता है, वो काम है भाई पुपिल का। वही कंट्रोल करता है कितनी लाइट हमें चाहिए, हमारी आई को कितनी लाइट चाहिए, तो वो कौन करता है, वो काम रहता है भाई पुपिल का, वो रहता है पुपिल का। आइरस का काम क्या रहता है, वो कंट्रोल करता है साइज ऑफ पुपिल। लेकिन पुपिल का क्या होता है, ये जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आई में आने वाली है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और जो सीलेरी मसल है ना, सीलेरी मसल जो आपको दिख रहे हैं, सीलेरी मसल, यहाँ पे सीलेरी मसल का काम क्या होता है, सीलेरी मसल का काम यही होता है, देखिए सीलरी बॉडी और सीलरी मसल, इनका काम क्या होता है, इनका काम खाली होता है जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ ऑफ आई उसको एडजस्ट करना। जो फोकल लेंथ ऑफ आई होती है उसको ये एडजस्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन आया था FCI के पेपर में कि फोकल लेंथ ऑफ आई कौन एडजस्ट करता है, तो वो करता है भाई सीलरी मसल। नेक्स्ट है जो आई लेंस है ना, ये आया था RRB के पेपर में। ठीक, हर एक पॉइंट जो भी यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, ऑलमोस्ट हर एक पेपर में इनको पूछा गया है। आई लेंस क्या करती है, आई लेंस बनाती है रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है, ना कि इरेक्ट। ये क्या बनाती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो फिर हमें उल्टा क्यों नहीं दिखता है, आगे जाकर देखेंगे। और जो इमेज बनती है ना, जो रियल और इन्वर्टेड, ये कौन बनाती है, ये बनाती है आई लेंस। और फिर जो इमेज बनती है ना, वो कहाँ पे बनती है, वो बनती है भाई रेटिना पे। वो बनती है कहाँ पे, रेटिना पे, वो बनती है रेटिना पे। और रेटिना में होते हैं रॉड शेप्ड सेल्स और कोन शेप्ड सेल्स। कहाँ पे, रेटिना में। रॉड शेप्ड सेल्स का काम क्या होता है, ये करते हैं रेस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी उसको ये रेस्पॉन्ड करते हैं कौन, रॉड शेप्ड सेल। और कून क्या करते हैं, कूनों का काम होता है जो भी कलर आ रहे हैं ना आई में, हमारी आई में जो भी कलर आ रहे हैं लाइट के थ्रू, उनको रेस्पॉन्ड करना कून्स का काम होता है। तो कून यहाँ पे याद रखिएगा, कून का C और यहाँ पे कलर, ठीक। रॉड के लिए रखिएगा याद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी कलर्स। जनरली जो कलर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो होते हैं 3, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। याद रखिएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये भी आया था पेपर में, RGB। ये होते हैं भाई 3 प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू। और जो हमारी आई होती है वो होती है मोस्ट सेंसिटिव टू येलो कलर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू येलो कलर। और नेक्स्ट पॉइंट जो फैक्ट है यहाँ पे वो है भाई, अगर हम एक आई को ओपन रखें और एक आई को क्लोज कर, तो
फ्रॉम वन आई हमें दिखेगा कितना, हम वी विल बी एबल टू विजिबल कितना 150 डिग्री पे हम देख पाएंगे। और विद द हेल्प ऑफ टू आईज हम कितना देखते हैं, हम 180 डिग्री पे देखते हैं। वी आर एबल टू सी एट 180 डिग्रीज। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, अच्छा ये जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, वो बन रही है भाई रियल एंड इन्वर्टेड। फिर जाकर जो सिग्नल है ना, फिर जाकर जब इमेज कहाँ पे बनी, रेटिना पे। और यहाँ पे मैंने बोला जो ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ये कनेक्टेड विथ क्या होते हैं भाई, ये होते हैं कनेक्टेड विथ ब्रेन। ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, और फिर जाके हमारी ब्रेन अंडरस्टैंड करती है ये इमेज को, और वहाँ पे क्या बनती है भाई, वहाँ पे सीधी इमेज बनती है। वहाँ पे सीधी इमेज यानी कि इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक, हमारी ब्रेन पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, ये होती है भाई एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। यानी कि हमारी आई की कैपेबिलिटी की, ताकि हमारी आई जो है वो फोकस करे, वो फोकस कर पाए या तो नियर बाय ऑब्जेक्ट या तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन फार ऑफ कितना होना चाहिए, जो मिनिमम हम बोले या लीस्ट विजन हम बोले, वो होना चाहिए ह्यूमन आई में कितना, 25 सेंटीमीटर, वो होना चाहिए भाई 25 सेंटीमीटर। तो ये याद रखिए 25 सेंटीमीटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो हैं वो देखेंगे जनरली हम यहाँ पे 9। पहला जो डिफेक्ट है वो होता है भाई मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जनरली जो बंदे को जो दूर ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं दिखते हैं, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं दिखते हैं। ये क्यों होता है, ये होता है भाई ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, या हम बोलते हैं ये होता है ड्यू टू लेस फोकल लेंथ। दोनों पॉइंट याद रखिए, या तो होता है ये ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, या हम बोलें ये होता है ड्यू टू लेस फोकल लेंथ। क्योंकि हमने देखा था जो पावर ऑफ लेंस होता है भाई वो होता है 1/4 फोकल लेंथ। तो अगर पावर ऑफ लेंथ ज़्यादा है तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ होगी कम। तो ये होता है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, या हम बोलें ड्यू टू लेस फोकल लेंथ। और यहाँ हम बोलें अगर आई बॉल जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, इफ़ आई बॉल इज़ टू लॉन्ग, तब भी क्या डिफेक्ट होता है, तब भी डिफेक्ट क्या होता है, मायोपिया। और मायोपिया जो डिफेक्ट होता है ये करेक्ट किया जाता है बाय वियरिंग कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था, ये है डाइवर्जिंग टाइप। ये क्या है भाई, ये है भाई डाइवर्जिंग टाइप। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया उल्टा है मायोपिया का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है ना वो नहीं दिखेंगे एक आदमी को। अगर यहाँ पे आदमी, अगर ये नियर बाई ऑब्जेक्ट है और ये है फार ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट आदमी को नहीं दिखेगा। तो ये हो गया भाई हाइपरमेट्रोपिया। ये क्यों होता है, ये होता है भाई लो कन्वर्जिंग पावर, यहाँ हम बोलें ड्यू टू हाई फोकल लेंथ, ठीक, ऑफ लेंस। यहाँ हम बोलें लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, यहाँ हम बोलें हाई फोकल लेंथ के कारण। तो यहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे हमने देखा मायोपिया में आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, बट यहाँ पे आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। और मायोपिया में हमने देखा कनकेव लेंस वियर करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स जो होती है वो होती है भाई कन्वर्जिंग टाइप। वो क्या होती है भाई, कन्वर्जिंग टाइप। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ये वाले पॉइंट में प्रिस्बायोपिया में क्या होता है, प्रिस्बायोपिया भी एक ये वाले डिफेक्ट में क्या होता है, ये डिफेक्ट जनरली कहाँ पे देखा जाता है, ये देखा जाता है ओल्ड पर्सन्स में, जो कि विद एज, जो भी बंदे जिनकी एज जनरली 70, 80, 90 ये वाली एज में जो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है ना वो होता है भाई प्रिस्बायोपिया। वो क्या होता है भाई, प्रिस्बायोपिया। और ये भी करेक्ट किया जाता है बाय वियरिंग कन्वेक्स लेंस, ये भी करेक्ट किया जाता है बाय वियरिंग कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है यहाँ पे कैटरैक्ट। जनरली कैटरैक्ट में क्या होता है, जो आई होती है ना वो बनती है क्लाउडी। ये क्यों होता है, जनरली ये होता है जनरली ऑलमोस्ट स्मोकिंग के कारण या डस्ट पार्टिकल्स के कारण। तो ये हो गया भाई कैटरैक्ट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो आई होती है ना, आई एट ए टाइम या एट ए सेम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में भाई फोकस नहीं कर पाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे फोकस नहीं कर पाती है एट ए
टाइम। और ये करेक्ट किए जाते हैं बाई वियरिंग सिलेंड्रिकल लेंस, ये करेक्ट किए जाते हैं बाई वियरिंग सिलेंड्रिकल लेंस, ये आया था पेपर में। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा होता है डिफेक्ट ऑफ एक्वस ह्यूमर, जो मैंने आपको दिखाया था। एक्वस ह्यूमर जो वाटरी फ्लूइड होता है वो क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टू द आई। अगर एक्वस ह्यूमर में कोई डिफेक्ट हो ना, उसको नाम दिया जाता है ग्लूकोमा, उसको नाम दिया जाता है ग्लूकोमा। ये भी पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये क्या होता है? अगर मैंने आपको बोला था रेटिना में होते हैं रॉड्स और कोन्स। कोन्स का काम क्या होता है? ये डिटेक्ट करते हैं किनको? ये डिटेक्ट करते हैं कलर्स को। इनका काम होता है कलर्स, ठीक। और रॉड्स का होता है इंटेंसिटी के रिलेटेड, ठीक। तो अगर एब्सेंस ऑफ कून सेल है कहाँ पे? रेटिना में, तो बंदा क्या होगा? बंदा होगा कलर ब्लाइंड, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कलर्स में। लाइक रेड कलर जो होगा वो क्या अपीयर होगा? रेड कलर अपीयर होगा ग्रीन, यानी कि बंदे को रेड कलर क्या दिखेगा? ग्रीन कलर, ठीक। ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है यहाँ पे जीरोथैल्मिया। जीरोथैल्मिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जीरोथैल्मिया जो है वो ये होता है विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए द डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड जीरोथैल्मिया। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है ये जनरली इट इज़ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। ये होता है जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन आई, ट्रैकोमा, ठीक। तो जो भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो जनरली जल्दी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच कलर? रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो। तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा येलो। द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पे बंदे को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना दिखे वो क्या हो गया? वो हो गया मायोपिया। KSC पेपर में आया था ये। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो ब्लू कलर जो होता है ये होता है ड्यू टू स्कैटरिंग के कारण, ठीक। रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर सिग्नल बिकॉज ऑफ, क्योंकि रेड कलर में भी मैंने आपको मेंशन किया वहाँ पे भी क्या होती है? वहाँ पे भी बाई स्कैटरिंग होती है, वहाँ पे भी बाई क्या होती है? स्कैटरिंग। क्योंकि रेडिश कलर जो जनरली आपको दिखता है ना एट टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, वहाँ पे भी क्या होता है? वहाँ पे भी होता है बाई स्कैटरिंग। इमेज इज फॉर्मड ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई? कहाँ पे बनती है? पुपिल, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस। भाई इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज बनती है रेटिना में, इमेज बनती है रेटिना पे। थिन फिल्म शो कलर ड्यू टू, ठीक। थिन फिल्म्स जो होते हैं उनका कलर वो कलर शो करते हैं ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफेरेंस। ट्रैकोमा इज द डिफेक्ट ऑफ, KS के पेपर में आया हुआ है, ईयर, आई, ब्रेन, हार्ट। तो ट्रैकोमा जो होता है वो होता है डिफेक्ट ऑफ आई। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट ए प्राइमरी कलर? मैंने आपको मेंशन किया था रेड, ग्रीन, ब्लू, ये होते हैं थ्री प्राइमरी कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ब्लैक यहाँ पे प्राइमरी कलर नहीं है, ये रहेगा करेक्ट ऑप्शन। पेरिस्कोप इज बेस्ड ऑन, जो पेरिस्कोप मैंने आपको मेंशन किया कुछ यूं शेप है, और अगर आप वाटर के अंदर हैं, यहाँ पे आप वाटर के अंदर हैं, अगर आपको बाहर के कुछ भी ऑब्जेक्ट्स या कुछ भी देखना है तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है? वहाँ पे यूज़ होता है भाई पेरिस्कोप। और ये पेरिस्कोप कौन सी एप्लीकेशन पे चलता है भाई? ये चलता है भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आधार पर। और लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन आया था कि पेरिस्कोप की फंक्शन क्या है या ये कहाँ पे यूज़ होता है, जो अभी मैंने आपको बोला सबमरीन्स में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ ए न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।